हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिकोड एनसीईआरटी सीरीज, जहाँ पे हम सिर्फ एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन समझेंगे नहीं, लेकिन एनसीईआरटी को डिकोड करेंगे। यानी कि ऐसे लाइंस आपको पता होंगी और ऐसे क्वेश्चंस उससे मैंने तैयार किए हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे लाइन पूछी जाती है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन में आपको पता होंगी, ताकि आपको पता चलेगी कि आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियोलस। यानी इस टॉपिक से मैंने ऐसे क्वेश्चंस बनाए हैं, ऐसे एनसीईआरटी लाइन से मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी लाइंस पढ़नी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप डायरेक्टली एनेबल्स सिलेक्टिव मॉलिक्यूलर एक्सचेंज। यानी कि सिलेक्टिव मॉलिक्यूलर एक्सचेंज किसकी वजह से होता है न्यूक्लियर एनवेलप में? ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स है। न्यूक्लियर पोर्स से क्या करते हैं? जो भी एक्सचेंज है वो करवाते हैं। मैं यहाँ पे फास्ट जा रही हूँ, आपको क्या करना है? आपको वीडियो को पॉज करना है, सारे एमसीक्यूज पढ़ने हैं, सारे जो भी आपके चॉइसेस है उसे पढ़ना है, और आपका जो भी आंसर है वो आपको आपकी नोटबुक में, नोटपैड में लिखना है, और बाद में आप रीचेक कर सकते हैं। उससे आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा पॉइंट या कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक आपका वीक है। जो भी वीक टॉपिक है आप उसे रिवाइज कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो मैंने कहाँ से लिया है? place nuclear envelope is interrupted by minute pores formed by fusion of two membranes. इसके बाद the chromatin seen in interphase nucleus represents extended nucleoprotein thread। यानी कि इंटरफेस में क्रोमैटिन कैसे होता है? एक्सटेंडेड न्यूक्लियोप्रोटीन थ्रेड की तरह होता है। तो ये कहाँ से लिया है? द इंटरफेस न्यूक्लियस हाईली एक्सटेंडेड एंड एलॉबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। उसके बाद द पेरीन्यूक्लियर स्पेस लाइज बिटवीन। पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टू मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में ये स्पेस होता है। और ये कैसे होता है स्पेस? ऑब्वियसली 10 to 15 नैनोमीटर होता है। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है कि कितना होता है। 10 to 15 नैनोमीटर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। उसके बाद विच सेल्स आर लिविंग डिस्पाइट अनन्यूक्लिएटेड। यानी कि न्यूक्लियस नहीं है लेकिन उसे हम लिविंग कंसिडर करते हैं। इसका आंसर होगा मैमेलियन आरबीसीज एंड सेफ ट्यूब एलिमेंट्स। हमें पता है सेफ ट्यूब एलिमेंट्स वो खुद कंट्रोल नहीं करता, उसे कंट्रोल कौन करता है? कंपेनियन सेल्स करते हैं, तो उसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस नहीं होगा। तो आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता। एक तो एरिथ्रोसाइट्स है और दूसरा मैमल्स एंड सेफ ट्यूब सेल्स भी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है द न्यूक्लियोलस इज प्राइमरी इन्वॉल्व्ड इन आरआरएनए सिंथेसिस एंड राइबोसोम असेंबली। या फिर न्यूक्लियोलस पूछा है, न्यूक्लियस नहीं पूछा है। न्यूक्लियोलस किसमें काम करता है? आरआरएनए सिंथेसिस में और राइबोसोम असेंबली में काम करता है। तो आपको कैसे पूछा जा सकता है? इट इज साइट ऑफ एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। इसके बाद द सेल्स विद हाई प्रोटीन सिंथेसिस क्या करते हैं? जहाँ पे हाई प्रोटीन सिंथेसिस हो उसमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा आपको? लार्ज एंड न्यूमरस न्यूक्लियोलाई मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लियोलाई में क्या होता है? डीएनए का सिंथेसिस होता है, आरएनए का सिंथेसिस होता है। वहीं पे क्या होता है? राइबोसोम बनता है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली जहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा है वहाँ पे न्यूक्लियोलाई भी ज्यादा ही होगा। ये रेफरेंस मैंने कहाँ से लिया है? लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लिया प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स कंटेन अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डीएनए। यानी डीएनए कितना लॉन्ग है डिप्लॉयड सेल्स में? तो इसका आंसर ऑब्वियसली क्या आता है? 2 मीटर्स आता है। यानी कि जो भी डिप्लॉयड सेल्स है उसमें हमारा जो डीएनए है वो कितना है? 2 मीटर्स लॉन्ग है। अ सिंगल ह्यूमन सेल, अगेन मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, डिप्लॉयड हैप्लॉयड सेम होता है। मतलब जो हमारा डीएनए का जो भी लेंथ है वो हैप्लॉयड डिप्लॉयड में सेम होता है, सिर्फ नंबर बढ़ता है क्रोमोसोम का। डीएनए का जो भी लेंथ है वो नहीं बढ़ता है। सिंगल ह्यूमन सेल में क्या होता है? 2 मीटर लॉन्ग डीएनए होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस जीनोम इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हम किसे जीनोम कहते हैं? डीएनए प्रेजेंट विद इन द सेल और ऑर्गेनिज्म। मतलब जितना भी डीएनए उस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। ये मैंने कहा से लिया था, क्रोमैटिन कंटेन्स डीएनए सिंगल सेल, उसे हम क्या कहते हैं?
पूरा डीएनए कहते हैं। उसके बाद द रीजन ऑफ क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस इज, यानी कि ऐसा कौन सा रीजन ऑफ क्रोमोसोम है जो फॉर्मेशन ऑफ सैटेलाइट सैटेलाइट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड, मतलब ऐसा कौन सा रीजन है क्रोमोसोम का जो सैटेलाइट फॉर्म करता है जो न्यूक्लियोलस में होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आएगा। Sometimes blue chromosome have non-staining secondary constriction at constant location, जिससे क्या फॉर्म होता है, सैटेलाइट फॉर्म होता है। उसके बाद इफ अ क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर एग्जैक्टली एट द मिडल, अगर सेंट्रोमियर मिडल में है तो उसका आर्म रेशियो क्या होगा, उसका आर्म रेशियो ऑब्वियसली क्या होगा, 1:1 होगा। मिडल में है यानी कि वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं वो भी आप बता दें। उसका आंसर आएगा ऑब्वियसली मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वल आर्म्स होते हैं, उसी को हम 1:1 बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द क्रोमोसोम हैज द हाईएस्ट आर्म रेशियो, ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें हाईएस्ट आर्म रेशियो। उसका आंसर आएगा एक्रोसेंट्रिक। टूलोसेंट्रिक नहीं आता, एक्रोसेंट्रिक आता है। Obviously, in acrocentric, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one extremely long, यानी कि ये 2:1 भी आ सकता है इसका रेशियो। Which chromosome region is directly linked with cellular aging and oncogenic transformation, यानी कि ऐसा कौन सा रीजन है जो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो उसका आंसर आएगा टेलोमर। क्योंकि टेलोमर क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वो सेल को डाई नहीं होने देता, सेल को लाइव रखता है, जिसकी वजह से सेल डाई नहीं होता और वो अनडाई या जो भी सेल है वो क्या होगा, बाद में कैंसर में कन्वर्ट होगा। वेयर टेलोमर मेंटेन क्रोमोसोमल इंटीग्रिटी एंड शॉर्टन ड्यूरिंग एजिंग, मतलब जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी उम्र होती है, वैसे वैसे टेलोमर जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर सेल बोलते हैं। इन अ सेल विच कंडीशन मस्ट बी ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस टू अपीयर सब्सटेंशियली इनलार्ज्ड एंड मोर न्यूमरस, यानी कि न्यूक्लियोलस में सबसे ज्यादा इनलार्ज और न्यूमरस कब होगा, जो क्या कर रहा है, एक्टिवली सिंथेसाइज कर रहा है प्रोटीन को। अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन ये पूछा था कि न्यूक्लियोलस में ऐसा क्या होता है, इसका रोल क्या है। न्यूक्लियोलस का रोल क्या है, आरआरएनए सिंथेसिस एंड प्रोटीन जो भी राइबोसोम है वो फॉर्म करता है, और आरआरएनए राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है वहाँ पे न्यूक्लियोलस क्या होगा, इनलार्ज्ड होगा और न्यूमरस होगा। तो ये मैंने डायरेक्ट इसी लाइन से लिया है। उसके बाद an erythrocyte of mammal is unable to undergo which nuclear function specifically due to its unique mature structure, तो इसमें क्या है, न्यूक्लियस ही नहीं है। न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें क्या नहीं होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन नहीं होगा, बाकी की ये चीजें होंगी। ये कहाँ पे होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, क्योंकि न्यूक्लियर फैट स्टोरेज है ही नहीं, जो भी है एनवेलप उसका है ही नहीं, डबल मेम्ब्रेन है ही नहीं, तो वो न्यूक्लियर ब्रेकडाउन ऑब्वियसली नहीं होगा। लाइक न्यूक्लियस इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मेनी फैमिलियन सेल्स। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ म्यूटेशन कॉजेज failure of two membranes at localized point in the nuclear envelope, which specific nucleocytoplasmic processes would be directly impaired, यानी कि क्या हो रहा है, फ्यूजन नहीं हो रहा है न्यूक्लियर एनवेलप में। तो आप मुझे बताएं कि फ्यूजन से, न्यूक्लियर एनवेलप के फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है, न्यूक्लियर पोर फॉर्म होता है। अगर वही नहीं हो रहा है तो कौन सा डायरेक्टली इम्पेयर्ड होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियर पेयर फॉर्मेशन जो भी है वो क्या होगा, इम्पेयर्ड होगा। एट नंबर ऑफ प्लेसेस न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उसी से मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। उसके बाद which of the following statement best explains why nucleolus is not considered as membrane bound organelle, उसको हम न्यूक्लियोलस को हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्यों नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या है, कंटिन्यूस है किसमें, न्यूक्लियोप्लाज्म में, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ही क्या है, उसका मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस का जो मटेरियल है वो कंटिन्यूस है विद न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं बोलते हैं। The content of nucleolus is continuous with the rest of nucleoplasm and it is not membrane bound structure. I hope आपको इतने सारे MCQs पता चले होंगे।
हमने 16 MCQs लगभग सॉल्व किए हैं आज। आई होप आपको पता चल गया होगा, उसके लाइन्स भी पता चल गए होंगे कि कैसे लाइन से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। आप मुझे ये भी बताएं कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चंस राइट आए हैं। ठीक है, थैंक यू।